हेलो एवरीवन, आज मैं स्नोड्रॉप का 10th और 11th एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपने अभी तक बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुजिन ने बटन प्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से हॉस्टल में 2 जगह पर ब्लास्ट होता है। एक ब्लास्ट कैफेटेरिया में होता है और एक दूसरी जगह पर। सुजिन फौरन से सोहू को भी रिलीज कर देती है और सोहू और सुजिन मिलकर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। वहीं जो भी दरवाजे का लॉक तोड़कर वापस ऊपर आ जाता है। फिर सोहू और जो मिलकर कैफेटेरिया में जाते हैं जी होंग को लेने। यहाँ पर सुजिन इन सभी से पूछती है कि आखिर ये सारा प्लान था किसका। डायरेक्टर सारा इल्जाम खुद पर ले लेती हैं, लेकिन जीसू खड़ी होकर कहती है कि उसके भाई को आज दफनाया जा रहा था, इसलिए वो यहाँ से निकलना चाहती थी, तो ये सारा प्लान उसी का था। ये बात सुनकर सुजिन गुस्से में जीसू को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन डायरेक्टर इनके बीच में आकर जीसू को बचा लेती है। वहीं अब हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि जीहून को काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सीन अब यहाँ पर शिफ्ट होता है चैंगसू की तरफ। टीवी में न्यूज देखकर वो फौरन से ताइल के पास कॉल करके कहते हैं कि बैकअप टीम अंदर भेजी जाए। ब्लास्ट कैफेटेरिया में हुआ है जहाँ पर स्टूडेंट्स थी, तो जरूर कुछ स्टूडेंट्स घायल हुई होंगी। ताइल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने गलती से वो भी ट्रैप्स छू लिए होंगे, इसलिए ब्लास्ट हुआ। चैंगसू से रहा नहीं जाता, इसलिए वो खुद ही हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। चैंगसू के जाते ही चैंगसू की वाइफ मिन्नतें करने लग जाती है कि एग्जैक्टली 13 लड़कियों की ही डेथ हुई हो। अब सीन शिफ्ट होता है सुजिन की तरफ। वो किम के बेटे से पूछ रही थी कि उसने बैग कहाँ पर छुपाया है। ली का बेटा कहता है कि उसने बैग नहीं छुपाया, ये काम बुन का है। सुजिन बुन से पूछती है, लेकिन बुन अपना मुंह नहीं खोलती। बुन का मुंह खुलवाने के लिए सुजिन किम के बेटे को गन पॉइंट पर ले लेती है। फाइनली बुन बता देती है कि बैग वॉशरूम में है, लेकिन बुन इसका इल्जाम किम के बेटे पर ही डाल देती है, ये कहकर कि किम के बेटे ने बैग छुपाया था और उसने सिर्फ बैग छुपाते हुए देखा था। अब जो बैग लेने के लिए चला जाता है और सुजिन जीहून का ट्रीटमेंट करने के लिए। सोहू यहाँ पर जीसू से कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब किसी को भी रिलीज नहीं किया जाएगा। ये बात सुनकर सभी लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती हैं। वहीं अब हम दूसरी तरफ ताइल और चीफ की वाइफ को देख पाते हैं। ताइल की वाइफ न्यूज देखकर टेंशन में आ जाती है कि कहीं इस ब्लास्ट में एग्जैक्टली 13 लड़कियों की डेथ ना हो गई हो। चीफ की वाइफ कहती है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि एग्जैक्टली 13 लड़कियों की ही डेथ हुई हो। अब सीन शिफ्ट होता है ताइल की तरफ। वो सोहू से इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था। तभी यहाँ पर चैंगसू भी पहुंच जाते हैं और सोहू से जीसू के बारे में पूछते हैं। सोहू बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। चैंगसू यहाँ पर जीसू को रिलीज करने की मांग करते हैं। सोहू कहता है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए जीसू को अभी रिलीज नहीं कर सकता, 8 दिन बाद वो उसे रिलीज कर देगा। चैंगसू कहते हैं ठीक है, अगर तुम उसे रिलीज नहीं कर सकते तो मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है या नहीं। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सोहू सुजिन को बता रहा होता है कि चैंगसू अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। सुजिन कहती है मेरी परमिशन के बिना तुमने हामी कैसे भरी। सोहू सुजिन को समझाता है कि अगर चैंगसू को लगा कि उनकी बेटी खतरे में है तो वो बैकअप टीम के साथ किसी भी पल हॉस्टल में घुस सकते हैं, तो हमें उन्हें शांत करने के लिए जीसू को दिखा देना चाहिए। दरअसल यहाँ पर सुजिन को अपनी आइडेंटिटी रिवील होने की फिक्र थी, क्योंकि अगर जीसू ने अपने पिता को सुजिन के बारे में बता दिया तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। सोहू सुजिन को यकीन दिलाता है कि वो जीसू को ऐसा कुछ नहीं करने देगा, जिसके बाद सुजिन उसे परमिशन दे देती है। वहीं हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि जो गांगताई को बहुत ज्यादा मार रहा होता है। तभी जीसू उठकर उसे रुकने को कहती है, जिस पर जो जीसू का कॉलर पकड़कर कहता है कि सोहू तुम्हारा साथ देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे मामले में टांग अड़ाओगी और मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तभी यहाँ पर सोहू आ जाता है और जीसू को लेकर चला जाता है। दोनों के जाने के बाद सुजिन जो को बुलाकर कहती है तुम भी इनके पीछे जाओ, और अगर जीसू ने मेरी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश की तो तुम उस पर शूट कर सकते हो, लेकिन उसे मारना नहीं। वहीं अब हम देखते हैं कि सोहू जीसू को कैफेटेरिया में ले जा रहा था। तभी रास्ते में जीसू जिद करती है कि उसे अपने पिता से कॉल पर बात करनी है।
सोहू ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो जीसू को कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से जीसू नाराज होकर सोहू का नेकलेस उतार कर फेंक देती है। तो अब सोहू जीसू को कैफेटेरिया की विंडो के पास लेकर पहुंचता है, जहां पर चैंगसू अपनी बेटी को देख पाते हैं। जीसू इतनी दूर से ही अपने पिता से ये बात करने लग जाती है और बातों ही बातों में वो कहती है कि यहाँ पर वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। इतने पर ही जो फायरिंग करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जीसू सुजिन की आइडेंटिटी रिवील करने जा रही है, जो कि ऐसा करते ही दोनों तरफ से फायरिंग होने लग जाती है। यहाँ पर सोहू जीसू को बचाकर बाहर ले जाता है, जिस चक्कर में उसके हाथ पर चोट लग जाती है। वहीं सुजिन भी गन लेकर कैफेटेरिया के बाहर पहुंचती है, जो उसे बताता है कि जीसू अपने पिता से उसके बारे में बताने वाली थी। ये बात सुनकर सुजिन जीसू के पास जाती है और उसे एक थप्पड़ मारकर जो से कहती है कि इसे नीचे बेसमेंट में लॉक कर दो और इसे पानी तक मत देना। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि सोहू चैंगसू से बात कर रहा था। चैंगसू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और वो जीसू को रिलीज़ करने की मांग करते हैं। सोहू कहता है जब तक उनका मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता वो लोग जीसू को रिलीज़ नहीं कर सकते। चैंगसू ये कहकर कॉल कट कर देते हैं कि वो जा रहे हैं उसकी पार्टी से बात करने। कॉल कट करने के बाद ताइल चैंगसू से कहता है कि तुम अपनी बेटी के फ्यूनरल पे जाकर सिर्फ रोने का काम करो, जिससे हमें कुछ और ज़्यादा वोट मिल सके। ये सब मैं संभाल लूँगा। ताइल की इस बात से चैंगसू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इसी गुस्से में ताइल को एक पंच मारकर कहते हैं कि मेरा बेटा मर चुका है और मेरी बेटी उन जासूसों के कैद में है। मैं अपना बेटा तो खो चुका हूँ, पर मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहता। ये कहकर चैंगसू चले जाते हैं। तो इस ब्लास्ट की वजह से सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यूनिवर्सिटी के बाहर आकर इकट्ठा हो गए थे, जो कि इनके लिए एक मसला बन रहा था। इसलिए ताइल सोहू के पास कॉल करके कहता है कि मैं अपने एक एजेंट को अंदर भेजने वाला हूँ कैमरे के साथ, और तुम्हें सारी लड़कियों की फुटेज रिकॉर्ड करके मुझे देनी होगी, जिससे मैं इन पेरेंट्स को यकीन दिला सकूं कि इनके बच्चे सही सलामत हैं। सो इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो हाना की मांग करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सुजिन आकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। दरअसल सोहू को चोट लगी हुई थी और सुजिन सारे काम से पहले उसकी बैंडेजिंग करना चाहती थी। अब बैंडेजिंग के दौरान सोहू सुजिन को सब कुछ बता देता है कि नॉर्थ और साउथ के बीच एक डील हुई है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी ने उन सभी को दांव पर लगा दिया है। सुजिन इस बात पर कहती है तुम्हें पता है ताइल को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए मुझे पूरे 17 साल लग गए, ये जानते हुए कि मेरे पूरे 17 साल की मेहनत एक बार में मिट्टी में मिल सकती है। फिर भी पार्टी ने मुझे यहाँ पर भेजा तुम सभी को वापस नॉर्थ भेजने के लिए, और तुम अभी भी पार्टी पर शक कर रहे हो। ये बात सुनकर सोहू चुप हो जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि सुजिन डायरेक्टर और ली को बता रही होती है कि अब उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ चुकी है। इसकी वजह से उन्हें अब सभी स्टूडेंट्स को मारना होगा। डायरेक्टर कहती हैं तुम्हारी आइडेंटिटी तो कभी न कभी रिवील होनी ही थी, स्टूडेंट्स को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। डायरेक्टर की इस बात का सुजिन कोई भी जवाब नहीं देती और अब सोहू डायरेक्टर और ली को भी नीचे बेसमेंट में ले जाता है। और जब वो डायरेक्टर को बांध रहा था तो ली उससे कहते हैं तुम हाना को बुलाओ, उसके पास प्रूफ है। मुझे यकीन है प्रूफ मिलने के बाद सुजिन भी उनकी बातों पर यकीन करके उनकी हेल्प करेगी। जाते जाते डायरेक्टर भी सोहू से कहती हैं मुझे तुम उन सब से अलग लगते हो, तो प्लीज़ हमारी हेल्प करो। अब सोहू ऊपर आकर सबसे पहले उस नेकलेस को उठाता है। फिर वो सुजिन के पास जाकर उसे बताता है कि ताइल एक कैमरा भेजना चाहता है स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। सुजिन परमिशन दे देती है उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन वो सोहू से साफ इनकार कर देती है कि वो हाना को नहीं बुलाएगा। सोहू कहता है वो हाना को ही बुलाएगा क्योंकि उसके लिए सच का जानना बहुत ज़रूरी है। सुजिन सोहू को गन पॉइंट पर लेकर उसे रोकने की कोशिश करती है और सोहू उसके सामने निडर होकर खड़ा हो जाता है। सुजिन उसे लाइक करती थी तो जाहिर सी बात है वो उस पर शूट नहीं कर पाती और सोहू जाकर ताइल से हाना की मांग करता है। वहीं हम देख पाते हैं कि सोहू की मांग पर हाना को रिलीज़ कर दिया जाता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सुजिन बुन का रेज्यूमे देखकर कहती है ये ठीक रहेगी स्टूडेंट्स पर नज़र रखने के लिए, जो कहता है सिर्फ 34 स्टूडेंट्स ही तो बचे हुए हैं, वो खुद ही उन पर नज़र रख सकता है। सुजिन कहती है नहीं तुम्हें सोहू पर नज़र रखनी है, जो कहता है
अगर आप उसे रास्ते से हटाना चाहती हैं तो ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि मुझे सूर्योन ने पहले ही ऑर्डर दे रखा है कि अगर मुझे सोहो में किसी भी तरह का बदलाव नजर आया तो मैं उसे मार सकता हूँ। जो कि जाने के बाद सूजिन सोच में पड़ जाती है कि आखिर सूर्योन ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, जबकि वो तो सोहो की इंचार्ज भी नहीं है। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है नॉर्थ की तरफ। उन्हें पता चलता है कि सूजिन की आइडेंटिटी रिवील हो गई है। अगर उसकी आइडेंटिटी हॉस्टल के बाहर रिवील होने से बचाना है तो स्टूडेंट्स को मारना होगा। रिमताय कहते हैं, आखिर तुम कब से इन सभी चीज़ों का फैसला करने लगी? इस पर सूर्योन कहती हैं, अब से मैं ही फैसले लूँगी इस ऑपरेशन से रिलेटेड, और ये बात मैंने पार्टी को बता दी है। रिमताय कहते हैं, अगर तुम्हारा बेटा उस हॉस्टल में होता तो क्या तब भी तुम सेम फैसला लेती? सूर्योन कहती हैं, हाँ, क्योंकि इससे ऑनरेबल डेथ किसी एजेंट के लिए और क्या हो सकती है। सूर्योन से बात करने के बाद रिमताय आगे बढ़कर मुस्कुराते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि रिमताय जैसा चाह रहे हूँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब यहाँ पर रिमताय के मन में क्या खिचड़ी बन रही है ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलने वाला है। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है हॉस्टल की तरफ, जो बुन को सूजिन के पास लेकर आता है। सूजिन बुन को ऑफर देती है कि अगर उसने स्टूडेंट्स पर नज़र रखने का काम किया तो उसे पैसे मिलेंगे। बुन यहाँ पर बताती है कि उसकी बहन जर्मनी पढ़ने के लिए गई थी और वहाँ पर वो एक नॉर्थ जासूस के चक्कर में पड़ के नॉर्थ के लिए काम करने लगी, और जब साउथ को पता चला तो उसे मार दिया गया। उस इंसिडेंट के बाद से ही उसके पिता हॉस्पिटल में है, और अगर उसे भी एनएसपी वालों ने मार डाला तो उसके पेरेंट्स का क्या होगा। सूजिन बुन को यकीन दिलाती है कि हॉस्टल के बाहर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसने उनकी हेल्प की थी। सूजिन बुन को कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देती है, और काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद फाइनली बुन ये काम करने के लिए रेडी हो जाती है। अब अच्छे से तैयार श्यार होकर बुन प्रेयर रूम में पहुंचती है, जहां पर सूजिन सभी को बताती है कि उन्हें बुन के ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। अगर किसी ने भी ऐसा नहीं किया तो वो मारा जाएगा। बुन को इस तरह से देखकर सारी लड़कियां बिल्कुल शॉक हो जाती हैं कि आखिर बुन उन जासूसों का साइड कैसे ले सकती है। खैर, अब हम ली को देख पाते हैं, जो कि डायरेक्टर से कहता है उसे पता है जीसू की वजह से वो एनएसपी की जासूस बनी, ताकि डायरेक्टर चैंग सू को पल पल की खबर मिल सके। डायरेक्टर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पर फिर से हम उसी फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डैम पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि चीफ थे, और वो डायरेक्टर को धमकी देकर उन्हें मजबूर कर रहे थे खुद को जासूस मानने के लिए। और इसी सीन से हम एनएसपी की सच्चाई जान पाते हैं कि किस तरह से ये लोग मासूम लोगों को जासूस बनाकर मेडल्स और अवार्ड्स अपने नाम किया करते थे, और यही वजह थी कि डायरेक्टर एनएसपी के सभी लोगों से इतनी ज़्यादा नफरत करती हैं। वहीं अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हाना एग्जिट से अंदर आकर सोहो को कैमरे के साथ साथ वो टेप रिकॉर्डिंग भी देती है, जिसमें ताइल की बातें रिकॉर्ड थी। सोहो अब ऊपर आकर सबसे पहले उस रिकॉर्डिंग को सुनता है, और रिकॉर्डिंग की पहली लाइन सुनते ही उसका पूरा का पूरा शक यकीन में बदल जाता है। सोहो को यहाँ पर बिल्कुल यकीन ही नहीं होता कि उसके पिता उसे इस तरह से अबेंडन कर सकते हैं। वो सोचता है ज़रूर ये किसी और का फैसला होगा और रिमताय को शायद सस्पेंड कर दिया गया हो। सो फौरन से रूम में जाकर अपने एक बंदे को कांटेक्ट करके उसे ये बात पता करने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर सूजिन आ जाती है, जिसकी वजह से सोहो फौरन से वॉकी टॉकी ऑफ कर देता है। सूजिन उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। सो बताता है कि वो नॉर्थ के मैसेज का वेट कर रहा था। सूजिन के सामने ही नॉर्थ से मैसेज आ जाता है, जिसे डिकोड करने पर पता चलता है कि नॉर्थ ने सभी स्टूडेंट्स को मारने का ऑर्डर दिया है, इलेक्शन के एक दिन बाद ही। वहीं अब हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि चैंग सू सूर्योन के पास कॉल करके कहते हैं कि वो अपने एजेंट्स को ऑर्डर दें उनकी बेटी को रिलीज करने के लिए। सूर्योन कहती हैं ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें 3 दिन के अंदर $300 मिलियन भेजने होंगे, वरना सारी लड़कियों के साथ साथ तुम्हारी बेटी भी मारी जाएगी। ये कहकर सूर्योन कॉल को कट कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोहो को वो बंदा बताता है कि उसके पिता अभी भी यूनाइटेड फ्रंट डिपार्टमेंट UFD के डायरेक्टर हैं। उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, फिर भी उन्होंने साउथ के साथ ये एग्रीमेंट किया। इस बात से सोहो को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है, और चाहते हुए भी उसे इस बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर अब हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं,
जिसमें रिम ताई कहीं जा रहे थे। तभी उनके रास्ते में एक छोटा लड़का आकर उनसे हेल्प मांगता है, जिसकी बहन बीमार थी और उसके पिता की माइंड कोलैप्स होने की वजह से डेथ हो गई थी। ये लड़का सिर्फ प्योंगयांग तक की राइड चाहता था, जिसके बदले में ये कुछ भी करने को तैयार था। इस लड़के का यही जज्बा देखकर रिम ताई उससे काफी इम्प्रेस होते हैं और इसी के साथ सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम देख पाते हैं कि सोहू सीधा ली के पास जाता है और उससे कहता है, तुम सही थे, हमें सभी को बचाना होगा। सोहू इन तीनों को ही खोल देता है। फिर वो जीसू को नीचे ही रुकने के लिए बोलकर ली के साथ ऊपर जाता है, जहाँ पर सुजिन टेप रिकॉर्डिंग जला रही थी। तभी ली आकर सुजिन को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर सोहू भी हथियार वाला बैग लेकर अंदर आता है और सुजिन से उसके गन छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि थोड़ी सी पावर मिलने पर बुन उन सभी लड़कियों से अपना बदला निकाल रही थी जिन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। वो सभी को स्नैक्स खाने के लिए देती है, सिर्फ हैरियोंग को छोड़कर, क्योंकि हैरियोंग ने पहले उसे काफी बुरा भला बोला था। फिर बुन कुछ स्नैक्स सुजिन के लिए लेकर आ रही थी। तभी वो देखती है कि सोहू सुजिन के अगेंस्ट हो गया है। बुन भागी भागी जाती है और जो को बता देती है, जिसके बाद जो गन लेकर सुजिन के पास आता है, लेकिन ली और सोहू मिलकर उसे भी चेयर से बांध देते हैं। अब सोहू इन दोनों को भी वो रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिस पर जो कहता है, मिशन तो फेल हो ही गया था, हम लोगों को तो ऐसे भी मरना था, तो अगर पार्टी ने हम लोगों को थोड़े से पैसे के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सोहू कहता है, कैसा मिशन? वो मिशन भी साउथ का था। हान को किडनैप कराया गया था ताकि रूलिंग पार्टी अपनी पावर रीगेन कर सके। हमारी वफादारी का पार्टी ने गलत इस्तेमाल किया है और यही बात वो बिल्कुल नहीं माफ कर सकता। सुजिन सोहू को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो सोहू उसे ये बात प्रूफ करने के लिए कहता है। सोहू सुजिन की रस्सियां खोल देता है और सुजिन पार्टी के पास एक मैसेज भेजती है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जीसू और डायरेक्टर बेसमेंट में थी। तभी बुन इनके पास आकर कहती है, सभी जासूसों को उन्होंने बांध दिया है, अब तुम लोग वापस ऊपर आ सकते हो। डायरेक्टर कुछ सामान लेने में लग जाती है। तभी बुन जीसू को लेकर ऊपर चली जाती है। सीन अब यहाँ पर शिफ्ट होता है रिम ताई की तरफ। उनके असिस्टेंट आकर बताती है कि मोरॉन हिल 1 की तरफ से एक मैसेज आया है। वो पूछ रही है कि क्या अभी भी सोहू को वापस नॉर्थ भेजना है। रिम ताई सुजिन के इस मैसेज का रिप्लाई देते हैं कि सोहू को ख़त्म कर दिया जाए। मैसेज देखकर बेचारा सोहू बिल्कुल शॉक था कि तभी बुन ऑफिस में आ जाती है जीसू को गन पॉइंट पर लेकर, और वो सुजिन और जो को खोलने की मांग करने लग जाती है। सोहू और ली दोनों मिलकर बुन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गलत लोगों का साथ दे रही है कि तभी यहाँ पर डायरेक्टर भी आ जाती हैं, जिन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा है। वो बुन को गन के साथ देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती हैं और जीसू को रास्ते से हटाकर खुद सामने आकर बुन से कहती हैं कि अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मारो। तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम भी अपनी बहन की तरह मरना चाहती हो? बुन काफ़ी गुस्से में आ जाती है अपनी बहन की बात सुनकर और वो कहती है कि उसकी बहन नॉर्थ की कोई जासूस नहीं थी। ये कहकर बुन गोली चला देती है, लेकिन बदकिस्मती से गन में गोली थी ही नहीं, जिसकी वजह से डायरेक्टर की जान बच जाती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि ताइल प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। तभी प्रेसिडेंट चीफ को फ़ोन देने के लिए बोलते हैं। प्रेसिडेंट चीफ से कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे जुनपियो को काफ़ी बार बचाया है। दरअसल प्रेसिडेंट का बेटा जुनपियो एक नंबर का बिगड़ैल लड़का होता है, जिसके पीछे गाल पड़ा हुआ था उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए, लेकिन चीफ ने ही जुनपियो की किसी भी खबर को बाहर आने से बचाया था। तो इसीलिए प्रेसिडेंट चीफ का यहाँ पर प्रमोशन कर देते हैं। प्रेसिडेंट अब चीफ को OPC ऑफिस ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन का भी चीफ बना देते हैं। प्रेसिडेंट के मुंह से ये बात सुनकर चीफ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। चीफ फौरन से ये बात अपनी वाइफ को बताते हैं। चीफ की वाइफ भी ये खबर सुनकर बिल्कुल पगला जाती हैं और ताइल की वाइफ को एटीट्यूड दिखाने लग जाती हैं। वहीं अब हम चैंगसू को देख पाते हैं, जो कि सूर्योन के पास कॉल करता है जीसू को रिलीज करने की बात करने के लिए। तभी यहाँ पर चैंगसू का एक बंदा आकर उन्हें बताता है कि चीफ को OPC का नया चीफ बना दिया गया है। चैंगसू कहते हैं, आखिर प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों किया? इसकी तह तक पहुंचकर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दो। अब सीन वापस से हॉस्टल की तरफ शिफ्ट होता है।
सोहू यहाँ पर सभी लड़कियों को होस्टेज सिचुएशन की सच्चाई बता देता है कि ये एक स्कीम है इलेक्शन जीतने के लिए। तभी डायरेक्टर कहती हैं कि गवर्नमेंट को सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब है और वो लोग इलेक्शन जीतने के लिए 30 लड़कियों का सेक्रीफाइस आराम से कर सकते हैं। तो अगर हमें खुद की जान बचानी है तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। आगे सोहू कहता है हमारे पास 8 दिन है और मैं और ली मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे यहाँ से बाहर निकलने का। अब डायरेक्टर सभी लड़कियों को ग्रुप बनाने को कहती है ताकि सब अपने रूम में सो सकें, लेकिन बुन कहती है कि उसे अपने ही रूम में सोना है। ये कहकर बुन अपने रूम में चली जाती है और डायरेक्टर की वॉकी टॉकी को ऑन करके चीफ को कांटेक्ट करती है। बुन चीफ को ली और सोहू के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी ली टाइम पर आकर बुन को रोक लेता है। ली कहता है कि डायरेक्टर की सिफारिश पर ही अभी तक मैंने तुम्हें बेसमेंट में कैद नहीं किया, वरना अभी तक तुमने जो कुछ भी किया है उसके हिसाब से तुम्हारी जगह तो वहीं नीचे बेसमेंट में थी। ली बुन को एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है। अब अगले सीन में हम चांग सू की वाइफ को देख पाते हैं जो कि न्यूज़ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि आखिर एक भी लड़की की डेथ कैसे नहीं हुई। अब हम अगले सीन में ली और सोहू को देख पाते हैं। ली कहता है हमें यहाँ पर हाना को बुलाना होगा ताकि वो पता कर सके कि आखिर सुजिन को यहाँ पर भेजने वाला है कौन। सोहू कहता है कि हम हाना को ये बात नहीं बता सकते कि सुजिन नॉर्थ की जासूस है, क्योंकि अगर उसे ये बात बता दी गई तो किसी न किसी तरह ताइल को भी ये बात पता चल जाएगी, और अगर ताइल को पता चल गया तो वो हमारे कुछ करने से पहले ही हॉस्टल में सभी को मार डालेगा। अब सीन शिफ्ट होता है सुजिन की तरफ। वो सोहू के बारे में ही सोच रही थी। तभी हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सुजिन माउंटेन क्लिफ से गिरने वाली थी, लेकिन सोहू उसे बचा लेता है। न सिर्फ गिरने से बल्कि सोहू उस दिन सुजिन को ठंड से भी बचाता है। और फिर जब दोनों अलग होने वाले थे तब सुजिन सोहू से वादा करती है कि अगर दोनों दोबारा मिले तो वो उसका ये कर्ज ज़रूर चुकाएगी। अब अगले सीन में हम चांग सू को चीफ के साथ देख पाते हैं। चांग सू चीफ से कहते हैं कि कल तुम्हें ऑफिशियली ओपीसी का चीफ बना दिया जाएगा, तब तुम्हें $300 मिलियन का इंतजाम करना होगा मेरे लिए। चीफ कहते हैं आखिर इतने सारे पैसे कैसे लाऊंगा। चांग सू कहते हैं अरे कुछ भी बहाना बना देना कि होस्टेज सिचुएशन में यूज़ हो गए। अब चांग सू कैंप के अंदर आकर ताइल से स्टूडेंट की फुटेज मांगते हैं। ताइल बताता है कि फुटेज अभी अंदर से तो आ ही नहीं। अब हाना को वापस अंदर भेजा जाता है फुटेज लाने के लिए। हाना गाल के द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज भी अंदर लेकर जाती है, जिसे डायरेक्टर सभी लड़कियों को दिखा देती हैं, जिससे सभी लड़कियों को यकीन हो जाता है कि सोहू जो कुछ भी कह रहा था वो ठीक है। वहीं हाना सोहू को आइडिया देती है कि क्यों ना हम रिकॉर्डिंग की एक कॉपी न्यूज़ चैनल को दे दें, जिससे इस होस्टेज सिचुएशन की असलियत सामने आ सके। सोहू के साथ साथ ली को भी यह आइडिया बिल्कुल ठीक लगता है और अब सोहू जीसू के रूम में जाता है रिकॉर्डिंग को कॉपी करने के लिए। जीसू के पास बहुत सारे कैसेट थे। सोहू एक कैसेट उठा लेता है और जब वो उसे प्ले करता है तो ये उसी दिन की रिकॉर्डिंग थी जब ये दोनों बुक स्टोर में मिले थे और जीसू ने आकर अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड किया था। जीसू की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सोहू भी जीसू के लिए कुछ रिकॉर्ड करता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हाना फुटेज लेकर वापस कैंप में पहुंचती है और ताइल फुटेज देखकर कहता है ये क्या तुम रिकॉर्ड करके लाई हो, हम प्रेस को ये नहीं दिखा सकते। दरअसल फुटेज में सभी लड़कियां मजे से चिकन खा रही थी और अगर इन्होंने ये फुटेज प्रेस में दी तो पेरेंट्स के दिमाग से कम्युनिस्ट का डर निकल जाएगा, जिसमें इनका नुकसान था। फुटेज के लास्ट में जीसू का भी एक छोटा सा मैसेज था जिसमें वो चांग सू से कहती है कि उसे अपने डैड पर यकीन है, वो सभी को सेफली बाहर निकाल लेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और सोहू सुजिन और जो को बेसमेंट में ले जाते हैं बांधने के लिए। यहाँ पर ली फिर से इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है। सुजिन यहाँ पर ली से बात करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद ली उसे लेकर ऊपर चला जाता है। वहीं जो सोहू से कहता है कि पार्टी को तुम पर पहले से ही भरोसा नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला था। काश मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया होता जब तुम इस जीसू के पीछे मंडलाया करते थे। सोहू जो से पूछता है कि आखिर किसने ऑर्डर दिया था मुझे मारने का। जो सूर्योन का नाम सोहू से नहीं बताता, जो की बातों से सोहू काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो बिना कुछ कहे 4th फ्लोर पर चला जाता है।
सोहू का मूड ठीक करने के लिए जीसू एक कॉफ़ी मशीन लेकर ऊपर 4th फ्लोर पर पहुंचती है, जहाँ पर वो सोहू के लिए कॉफ़ी बनाने लग जाती है। कॉफ़ी बनते हुए ये दोनों कुछ बातें भी करते हैं और बातों ही बातों में जीसू सोहू से पूछती है कि आखिर उसे इतनी डेंजरस जॉब चूज करने की क्या ज़रूरत थी। सोहू जवाब देता है, जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपनी कंट्री डिसाइड नहीं करते। मैंने नॉर्थ में जन्म लिया और फिर मुझे ये जॉब मिल गई। कुछ चूज करने का कभी मौका ही नहीं मिला। अब इसके बाद जीसू सोहू को कॉफ़ी देते हुए कहती है, तुम्हें पता है इस कॉफ़ी को पीकर तुम अपनी बुरी यादों को इरेज कर सकते हो। सोहू कॉफ़ी का एक सिप लेकर कहता है, मैंने जब तुम्हारे हेड पर गन रखी थी मैं उस मेमोरी को इरेज करता हूँ। जीसू भी कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए कहती है, मैं भी उस मेमोरी को इरेज करती हूँ। फिर सोहू जीसू से कहता है, फिर तो इस मेमोरी को भी इरेज कर देना। और ये कहकर वो जीसू को किस कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।